दूसरे दिन शाम को ठीक समय पर मैं जा पहुंचा। बाहर लोहे की जंजीर में बंधा एक झबरीला कुत्ता मुझे देखते ही जंजीर तुड़ाकर झपटने के लिए लपका। कालवेल के बटन पर मैंने उंगली रखी ही थी कि सहसा द्वार खुला। अचरज से मैंने देखा, कहिए की मुद्रा में तुम खड़ी थी। हाँ हाँ तुम। डॉक्टर साहब ने बुलाया है, ट्यूशन। मैं अभी अटक अटक कर कह ही रहा था कि श्वेत केसी एक वृद्धा भीतर के दरवाजे पर टगा पर्दा हटाकर आई। आइए आइए, अनु के लिए कह रहे थे। सोफे पर मैं सिमट कर सिकुड़ कर बैठ गया। बाहर कुछ कुछ बारिश हो रही थी। लगता था कोहरा झर रहा है। मेरे कपड़े तनिक भीग आए थे। काले जूतों के तलों पर गीली मिट्टी चिपक गई थी। फर्श पर बिछी कालीन नुमा कीमती दरी पर पांव रखते मैं अजीब सा संकोच कर रहा था। अभी मैं बैठा ही था कि एक छोटा सा बच्चा आया और मुझे भीतर ले गया। एक छोटी सी कोठरी में ले जाकर उसने बैठने का आग्रह किया। यह कोठरी क्या थी, बगीचे की तरफ वाले हिस्से में एक अर्धवृत्ताकार कमरा था, काठ का। खिड़कियों पर शीशे के रंग बिरंगे टुकड़े लगे थे। पुराने जमाने की नन्ही सी गोल मेज के आमने सामने बेत की दो कुर्सियां थीं। सीने में बस्ता चिपकाए धीरे से तुम आई और सामने वाली कुर्सी पर चुपचाप बैठ गई। मैं तुम्हारी ओर चाह कर भी नहीं देख पा रहा था। इस प्रकार की अतिरिक्त गंभीरता ने मुझे अकारण घेर लिया था। मैं अभी तक बाहर की ओर ही देख रहा था। हवा में हिलती अधमुदी खिड़की से सारा दृश्य साफ दिखलाई दे रहा था। आड़ू का छतरी नुमा बौना वृक्ष बारिश के हल्की हल्की बौछारों से भीग रहा था। पहाड़ी के ऊपरी भाग से घना कुहासा भागता हुआ नीचे की ओर लपक रहा था। अब खिड़की की राह भीतर आने ही वाला था कि तुमने खिड़की का पल्लू तनिक भीतर की ओर खींच लिया था। टीन की कत्थई छत पर पानी की बौछारों का संगीत साफ सुनाई दे रहा था। कहीं बिजली कड़क रही थी। बीच छत से एक पतला तार नीचे लटक रहा था। उसके अंतिम सिरे पर झूलता एक बीमार बल्ब टिमटिमा रहा था। तुमने मैथ्स की 2 पुस्तकें मेरी ओर सरका दी। मैं बतलाता रहा, सिर झुकाए। तुम हिसाब बनाती रही, आज्ञाकारी सुशील बच्चे की तरह। तुमने एक बार भी प्रश्न अपनी ओर से नहीं पूछा। समय का भान हुआ तो मैं अचकचाया। पूरा 1.5 घंटा बीत चुका था। तुम्हारी किताबें, कापियां, पेंसिल तुम्हारी ओर सरकाकर मैं कुर्सी से उठने ही वाला था कि डॉक्टर दत्ता ने अधमुदा दरवाजा खोला। शर्मा जी, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वह मेरे समीप आकर खड़े हो गए थे। हमें ऐसे ही ट्यूटर की आवश्यकता थी। हमारे बहनोई साहब भी डॉक्टर थे ना। उनकी इच्छा थी कि हमारी यह बिटिया भी डॉक्टर बने। आपका सहयोग मिला तो शायद यह सपना कभी साकार हो जाए। मेरी प्रतिक्रिया जानने के लिए उन्होंने अपनी प्रौढ़ दृष्टि से कुछ टटोलते हुए देखा। फिर होठों पर टिकी पाइप हाथ में थामते हुए बोली, वैसे पढ़ने में तो ठीक है ना? जी हाँ जी हाँ। हॉस्टल में ही रहते हैं आप? जी हाँ। आपकी आवाज़ कुछ भारी भारी क्यों लगती है? सर्दी की तो शिकायत नहीं? जी नहीं, कल झील में देर तक तैरते रहे थे, उसी से कुछ हो गया लगता है, मैंने सकचाते हुए कहा था। कल सुबह हॉस्पिटल आ जाइएगा। मौसम ठीक नहीं, सर्दी लग गई तो परदेश में परेशानी में पड़ जाएंगे। डॉक्टर दत्ता के साथ साथ मैं भी बाहर निकल आया था। बाहर अब अंधेरा था, कोहरा था, पानी भी बरस रहा था। उन्होंने मेरे मना करने के बावजूद भीतर से छतरी मंगाई और मेरे हवाले कर दी। अपने घर की सी इस आत्मीयता ने कहे मेरा रोम रोम भिगो दिया था। रास्ते भर तुम्हारी अधमुदी पलकें पता नहीं क्यों मेरा पीछा करती रही थी। यह क्या हो गया? फिल्मी कहानी की तरह मेरी समझ में नहीं आ पा रहा था। गुरु, आज कुछ खोए खोए से हो? सुहास ने पूछा था। थकान सी महसूस कर रहा हूँ। प्रत्युत्तर में कुछ कहना है, इसीलिए बिना कुछ सोचे ही मैंने कह दिया था। घर से चिट्ठी आई? हाँ, सब ठीक है। विवाह की बात पिताजी ने फिर से तो आगे नहीं बढ़ाई ना यार। अपनी ही जिंदगी चलाना कठिन है, उस पर किसी और का बोझ। जब तक पढ़ाई पूरी करके कहीं सेटल नहीं हो जाता, विवाह की बात सोच भी नहीं सकता। सुहास ने सिगरेट की डंडी झट से फर्श पर रगड़कर बुझा दी और कंबल तान कर सो गया।
और मैं यूं ही पड़ा पड़ा पता नहीं क्या क्या सोचता रहा। सुहास मेरा क्लास फेलो ही नहीं, रूममेट भी था। जब से मैं गुरखा लाइंस के इस सीनियर हॉस्टल में आया, हम दोनों साथ साथ रह रहे थे। उम्र में मुझसे कुछ बड़ा ही होगा, परंतु इज्जत बहुत करता था। शायद इसीलिए कि मैं पढ़ने में हमेशा अव्वल आता था। मेरे नोट्स से उसे सहायता मिल जाती थी। यह मुझे वह बहुत सुशील सुसंस्कृत समझता था। पता नहीं क्यों उससे एक तरह की आत्मीयता हो गई थी। अपने छोटे भाई की तरह वह मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता। इन 3 महीनों में मुझे बहुत सी बातों का पता चल गया। डॉक्टर दत्ता की पहली पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी। वह दूसरा विवाह उन्होंने अभी 4 साल पहले किया। उनकी और श्रीमती दत्ता की उम्र में 18 साल का अंतर है। श्रीमती दत्ता का स्वभाव भी उनके बिल्कुल विपरीत है। इस विवाह से अभी तक एक भी बच्चा नहीं है। पिक्चरें देखने तथा अंग्रेजी के जासूसी उपन्यास पढ़ने का श्रीमती दत्ता को बहुत शौक है। डॉक्टर दत्ता पर हमेशा हावी रहती हैं। डॉक्टर दत्ता की पूर्व पत्नी के बच्चे मेमनों की तरह सहमे सहमे से रहते हैं। एक दिन मैं तुम्हारे घर पढ़ाने आया तो घर सूना सूना लगा। नौकर ने बतलाया कि सब शादी पर गए हैं, ब्रुक हिल लॉज, रात को देर से लौटेंगे। मैं वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। मैंने अचकचा कर देखा। तुम नहीं गई ना? कल से एग्ज़ाम है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि कल से तुम्हारी परीक्षाएं हैं। रोज की तरह पढ़ाने के लिए मैं कुर्सी पर भी बैठा ही था कि तुम चाय ले आई थी। आपको यहाँ से जाते जाते सर्दी लग जाती होगी। मल्ली तार से तल्ली तार गुरखा लाइंस 1.5 मील तो होगा ही। तुमने पता नहीं क्या सोचकर कहा था। तुम्हारे अधरों से आत्मीयता भरे शब्द मैं पहली बार सुन रहा था। इतना तो रोज ही घूम लेते हैं। पहाड़ी लोगों को वैसे भी सर्दी कुछ कम लगती है। यह सुनते ही तुम्हारी रेशमी अधरों पर मुस्कान की एक हल्की सी रेखा खिंचाई थी। अपने बिखरे बालों को यूं तर्जनी पर छल्ले की तरह तुम अकारण देर तक लपेटती रही थी। मैं निर्निमेष तुम्हारे चेहरे की ओर देख रहा था। तुम्हारी आकृति में एक अनोखी मासूमियत थी, निर्मलता, निष्कलंकता, कमल के पत्ते पर थिरकते गंगा जल की तरह। पता नहीं अपने अंतहीन परेशानियों के बावजूद मैं आज इतना खुश क्यों था। तुम्हें देखते ही एक अनोखी आत्मीयता एवं अपनेपन का एहसास होने लगता था मुझे, जैसे तुमसे जन्म जन्मांतरों का कोई अनाम संबंध हो। मैंने देखा तुम्हारे माथे पर नीला निशान सा उभर आया है। माथे पर चोट कैसे लगी? यूं ही गिर पड़ी थी। इस उपन्यास का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।